हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल अग्रिम शिक्षा। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अग्रिम शिक्षा पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, शाम के 7 बज चुके हैं और शाम के 7 बजे आपकी किसकी क्लास होती है भाई? एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस के लिए स्टैटिक जीके की क्लास आप लोगों के लिए स्टार्ट की गई है। और आज उसका कौन सा पार्ट है भाई? 4th पार्ट है। ठीक है, तो आज 4th क्लास है स्टैटिक जीके की। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आप लोगों के यूपी पुलिस के लिए भी एक बैच चल रहा है अग्रिम शिक्षा पर, सिंघम बैच। ठीक है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। कैसा है वो? बिल्कुल और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए हुए आज की आपकी स्टैटिक जीके की क्लास। और जितने भी बच्चे भाई सेशन को देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर देंगे? सेशन को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। चलिए, तो जैसा कि आप सभी को पता है 7 बजे होती है आपकी स्टैटिक जीके की क्लास। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट? निम्नलिखित में से कौन दिल की धड़कन की दर को यानी कि रेट को बढ़ाता है? पेरिफेरल नर्व्स, सिंपैथेटिक नर्व्स, पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स या फिर क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, देखिए आपकी दो नर्व्स होती हैं, दो तंत्रिकाएं होती हैं, सिंपैथेटिक नर्व्स और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स। ठीक है, जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स होती है ये क्या काम करती है? तो ये फ्लाइट और फाइट में काम करती है। जब आपके सामने कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जिस सिचुएशन में आपको डर लगे, ठीक है, या आपकी बॉडी क्या कर रही हो? रिएक्ट कर रही हो, लड़ाई करने के लिए एकदम तैयार खड़ी हो। ठीक, जैसे कि मान लीजिए कोई कुत्ता सामने आ गया और आपको कुत्तों से लगता है बहुत ज्यादा डर। तो जब भी वो कोई कुत्ता आपके सामने आ जाएगा तो आपको क्या होगा? आपको डर लगेगा। और इस टाइम पर क्या होता है भाई? जो आपकी सिंपैथेटिक नर्व होती है, ठीक है, ये क्या करती है? सिंपैथेटिक नर्व जो होती है वो क्या करती है? फाइट और फ्लाइट में क्या करती है आपको? बिल्कुल, फाइट और फाइट वाली सिचुएशन में आपको क्या करती है? ये आपकी जो दिल की धड़कनें हैं उसको क्या करती है? हार्ट रेट को ये बढ़ा देती है। और जो आपकी एड्रिनल ग्लैंड होती है इस सिचुएशन में, आपकी जो एड्रिनल ग्लैंड होती है, एड्रिनल ग्लैंड ये क्या रिलीज करती है? ये क्या रिलीज करती है? ये एड्रेनलिन रिलीज करती है। एड्रेनलिन जो कि क्या है? एक हार्मोन है। एड्रेनलिन क्या है? एक हार्मोन है जो क्या करता है? इस सिचुएशन में आपको क्या करता है? आपकी बॉडी के अंदर रिलीज होता है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? फाइट की सिचुएशन कहते हैं, फ्लाई की भी कहते हैं और बिल्कुल फ्लाइट की भी कहते हैं। ठीक, तो जब भी हमें कोई ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ता है, जब हमें डर लग रहा हो या हम लड़ाई कर रहे हो या हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा हो, तब ये क्या होता है? एड्रेनल ग्लैंड में से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? आपका एड्रेनलिन ग्लैंड। और ये कौन सी नर्व आपकी काम करती है? तो सिंपैथेटिक नर्व्स इसमें आप इसकी हेल्प करती है। ठीक है, तो जब हार्ट रेट बढ़ती है आपकी तो कौन सी नर्व होती है इसके पीछे? तो ये होती है आपकी सिंपैथेटिक नर्व। कौन सी हो जाएगी बेटा? सिंपैथेटिक नर्व हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। लेकिन जब हम पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स की बात करते हैं तो ये बड़ी काम होती है, यानी कि ये बॉडी को काम या शांत करने की बात करती है। ठीक है, आपकी जो हार्ट बीट को स्टेबल करती है वो कौन सी नर्व करती है? तो ये करती है आपकी पैरासिम्पैथेटिक नर्व यानी कि परानुकंपी तंत्रिका। और सिंपैथेटिक नर्व को कहते हैं अनुकंपी तंत्रिका या फिर सहानुकंपी तंत्रिका। ठीक, चलिए, तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। Which one among the following is not an electromagnetic waves? तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन एक विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। नहीं है बतानी है भाई। एक्स-रे, आर रे, कैथोड रे या फिर इंफ्रारेड रे, इनमें से कौन सी तरंग है या कौन सी रे है जो कि क्या नहीं है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए भाई जल्दी से इसका आंसर कीजिए सभी लोग, जल्दी से इसका आंसर कीजिए सभी लोग और बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? बिल्कुल नहीं है। देखिए कौन सी नहीं होती है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि जो कैथोड रे होती है वो कैसी रे होती है? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होती है। बाकी आपकी एक्स रे हो गई, आर रे हो गई या फिर जब हम इंफ्रारेड रे की बात करते हैं तो ये आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द एंटी पार्टिकल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल होता है वो क्या होता है? ये आपसे पूछा जा रहा है। पॉजिट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, अल्फा पार्टिकल होता है या फिर बीटा पार्टिकल होता है? ठीक, तो क्या होता है भाई? पॉजिट्रॉन होता है। क्या होता है? पॉजिट्रॉन होता है। और इसी को हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। इसी को हम क्या कहते हैं भाई? सॉरी, इसी को हम क्या कहते हैं? बिल्कुल, इसी को हम कहते हैं पॉजिटिव
इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है, ऑल्सो कॉल्ड एज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। ठीक, इसका जो मास होता है सेम मास होता है, जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वही क्या किसका मास होता है, पॉजिट्रॉन का मास होता है। इसमें डिफरेंस क्या होता है, इसमें डिफरेंस ये होता है कि इसके अंदर एक नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। ठीक है, एक नेगेटिव चार्ज का पार्टिकल पाया जाता है। और अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसका चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है। लेकिन पॉजिट्रॉन का जो चार्ज होता है वो कैसा होता है भाई, पॉजिटिव होता है। ठीक है, और ये जो डिफरेंस ढूंढा था, यानी कि पॉजिट्रॉन के अंदर क्या होता है, पॉजिट्रॉन के अंदर क्या होता है भाई, एक एंटी पार्टिकल होता है, एक एंटी पार्टिकल प्रेजेंट होता है जो कि नेगेटिव चार्ज का होता है। क्या प्रेजेंट होता है, एक एंटी पार्टिकल जो कि इसका चार्ज क्या होता है भाई, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज होता है इसका। कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। इसको इस तरह से लिखिए, नेगेटिव चार्ज। ठीक, और इसकी खोज किसने की थी, हु डिस्कवर्ड दिस, तो इसकी खोज की थी भाई कार्ल डेविड एंडरसन ने। किसकी खोज की थी भाई, इसकी कार्ल डेविड एंडरसन। तो कार्ल डेविड एंडरसन क्या थे, इसके डिस्कवर थे। ठीक, इन्होंने इसे डिस्कवर किया था। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा राइट आंसर। एल्गल ब्लूम रिजल्ट्स फ्रॉम, शैवाल के फलने का क्या कारण होता है, ग्लोबल वार्मिंग, सलाइनेशन, यूट्रिफिकेशन या फिर बायोमैग्निफिकेशन, या फिर बायोमैग्निफिकेशन। करेक्ट, एल्गल ब्लूम के फलने का क्या कारण होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग होता है, सलाइनेशन होता है, यूट्रिफिकेशन होता है या फिर बायोमैग्निफिकेशन होता है। यूट्रिफिकेशन क्या होता है आपका, तो पोषण, यानी कि जरूरत से ज्यादा जब उसके अंदर क्या प्रेजेंट हो, तत्व प्रेजेंट हो। ठीक है, जरूरत से ज्यादा पोषण तत्व प्रेजेंट होना, जरूरत से ज्यादा पोषण तत्वों का प्रेजेंट होना ही क्या कहलाता है भाई, यूट्रिफिकेशन कहलाता है। ठीक है, यूट्रिफिकेशन कहलाता है। ठीक, अगर हम एल्गल ब्लूम की बात कर रहे हैं तो चलिए एक चीज और देख लेते हैं। अगर आप जानते हो लाइकेंस के बारे में, लाइकेंस को क्या कहा जाता है, वेरी गुड, ये क्या होते हैं, लाइकेंस आर वेरी गुड इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन। ठीक है, पॉल्यूशन के बहुत ही बढ़िया इंडिकेटर माने जाते हैं। और साथ ही में किस पॉल्यूशन के सभी लोग बताइएगा भाई, किस पॉल्यूशन के, किस पॉल्यूशन के, तो एयर पॉल्यूशन के। किस पॉल्यूशन के भाई, एयर पॉल्यूशन के, एयर पॉल्यूशन के। ठीक, कैसे, अगर पॉल्यूशन के अंदर क्या प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है भाई, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, SO2 प्रेजेंट है, जो किसकी वजह से निकलता है मोस्टली, जब आप पटाखे बजाते हैं, दिवाली के जो पटाखे होते हैं या शादी वगैरह में भी जो पटाखे बम वगैरह के धमाके होते हैं, उनमें से जो ये रिलीज होती है, गैस रिलीज होती है, कौन सी, सल्फर डाइऑक्साइड, या फिर पराली के जलाने से। ठीक है, पराली को जब जलाया जाता है उसके जलाने से भी क्या रिलीज होता है भाई, SO2 रिलीज होता है। तो जहां पर SO2 की मात्रा ज्यादा होगी वहां पर क्या होगा, लाइकेंस ग्रो नहीं करेंगी। लाइकेंस क्या नहीं करेंगी, ग्रो नहीं करेंगी। तो ये लाइकेंस जो होती है सबसे अच्छी एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर होती है। ठीक है, और लाइकेंस किसका सिम्बायोटिक होता है भाई, किसका सिम्बायोटिक होता है, यानी कि किसके सिम्बायोसिस में, ये दो दो चीजें इसके अंदर रहती हैं। एक होती है आपकी एल्गी, एक होती है आपकी एल्गी, और प्लस दूसरी फंगाई, फंजाई या फिर फंगाई। तो ये दोनों साथ में मिलकर रहते हैं और इसी को हम क्या कहते हैं, लाइकेंस बोलते हैं। ठीक है, आपने पेड़ों के ऊपर देखा होगा, बारिश में क्या होता है, कभी कभी पेड़ों के ऊपर जो काई पड़ जम जाती है, वही क्या होती है, वही आपकी लाइकेंस होती है। जहां पर SO2 की मात्रा ज्यादा होगी वहां पर ये लाइकेंस नहीं ग्रो करेगी। ठीक, चलिए, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी यानी कि यूट्रिफिकेशन क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया। द डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन एंड विटामिन ऑफ बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप कॉजेज द डिसीज। नियासिन जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का एक विटामिन है की कमी से कौन सा रोग होता है, मेरास्मस होता है, पेलेग्रा होता है, रिकेट्स होता है, या फिर नाइट ब्लाइंडनेस होता है, या फिर नाइट ब्लाइंडनेस होता है। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है भाई, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, विटामिन ए। बात करें आपके रिकेट्स की और मेरास्मस की, तो ये किसकी कमी से होते हैं भाई, रिकेट्स होता है आपकी कैल्शियम की कमी से और विटामिन डी की कमी से। ठीक है, पेलेग्रा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा पेलेग्रा। ठीक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पेलेग्रा हो जाएगा। चलिए, द फंगाई बॉर्न ऑन द गोबर वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ एनिमल इज कॉल्ड, गोबर
जानवरों के अपशिष्ट उत्पाद पर पैदा होने वाले कवक को कहा जाता है? तो जो गोबर होता है यानी कि जो काव डंग केक होता है, जो गोबर के उपले होते हैं या गोबर होता है, उसके ऊपर जब क्या पैदा हो जाती है, एक फंगाई पैदा होती है, तो उसका नाम क्या है आपको ये बताना है। यूमक इमाइकोटा फंगाई, कॉर्पोफिलस फंगाई, सार फंगाई, या फिर जाइगोमाइकोटा फंगाई, या फिर जाइगोमाइकोटा फंगाई। ठीक है, तो कॉप्रोफिलस आप नाम से भी पहचान सकते हैं भाई, कॉप्रोफिलस। ठीक, क्या हो जाएगा इसका, कॉप्रोफिलस फंगाई। क्या बोलते हैं इसको, कॉप्रोफिलस फंगाई या फिर कॉप्रोफिलस कवक। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आयरन ओर इज माइंड एट बेला डेला? बेला डेला की बात हो रही है, निम्नलिखित में से किस लौह आयस का खनन बेला डेला में किया जाता है? साइडराइट का, मैग्नेटाइट का, लाइमोनाइट का, या फिर हेमेटाइट का, या फिर हेमेटाइट का। तो आपको बताना है कि इनमें से किस लौह अयस्क का खनन बेला डेला में किया जाता है। तो बेला डेला जो आपका प्रेजेंट है वो किस राज्य के अंदर है भाई, छत्तीसगढ़ के अंदर। किस राज्य के अंदर है, छत्तीसगढ़ के अंदर। ये जगह कहां पर है आपकी, छत्तीसगढ़ के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, और दूसरी देख लीजिए, दूसरा जो हो जाएगा आपका, यानी कि जो लौह अयस्क का खनन किया जाता है और कौन कौन से राज्य में किया जाता है, तो ये किया जाता है आपका झारखंड में, एपी में और उड़ीसा में। ठीक, झारखंड, एपी यानी कि आंध्र प्रदेश, और उड़ीसा, और उड़ीसा। ठीक है, और क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, सेड्राइट, मैग्नाइट, लाइमोनाइट, या फिर हेमेटाइट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, हेमेटाइट। हेमेटाइट हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये क्या है भाई, एक आयरन ओर है। एल्बर्ट आइंस्टाइन डिस्कवर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? रेले स्कैटरिंग की, रेले स्कैटरिंग की, फोटोन की, प्लाज्मा की, या फिर स्पेक्ट्रल एमिशन की, या फिर स्पेक्ट्रल एमिशन की। तो भाई इन्होंने किसकी खोज की थी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फोटोन की खोज की थी। और इसके लिए ही इन्हें क्या मिला था, नोबल प्राइज मिला था। नोबल प्राइज भी मिला था। ठीक, क्या मिला था भाई, नोबल प्राइज मिला था। और आप सभी को बताना है भाई, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि इन्हें नोबेल प्राइज किस ईयर में मिला था। इन्हें यानी कि अल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज किस ईयर में मिला था, तो 1921 में। ठीक, कब मिला था भाई, 1921 में मिला था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट कम अंडर पॉरीफेरा फाइलम? तो पॉरीफेरा फाइलम की बात हो रही है। तो आप सभी को पता है कि अगर हम जब भी हम एनिमल किंगडम पढ़ते हैं, यानी कि जूलॉजी जो कि बायोलॉजी की एक ब्रांच है, दो ब्रांचेस होती हैं उसकी, मेनली बॉटनी और जूलॉजी। ठीक, बॉटनी के अंदर हम सारे प्लांट्स का क्या पढ़ते हैं, सारे प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, और जूलॉजी के अंदर क्या पढ़ते हैं, सारे एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो एनिमल किंगडम के अंदर कितने फाइलम आते हैं, तो 11 फाइलम आते हैं बेटा। कितने फाइलम आते हैं, 11 फाइलम आते हैं। ठीक, पहला ही फाइलम उसमें कौन सा होता है, पॉरीफेरा होता है। पहला फाइलम कौन सा होता है उसमें, पॉरीफेरा होता है। और आपसे पूछा जा रहा है कि इन ऑर्गेनिज्म्स में से कौन सा एक पॉरीफेरा फाइलम के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, पॉरीफेरा होता है, एस्केलमेनिथिस होता है, एनेलिडा होता है, सीलेंट्रेटा होता है, आर्थ्रोपोडा होता है, मोलस्का होता है, ठीक, कॉर्डेटा। तो ये सारे क्या हैं, आपके फाइलम हैं। बिल्कुल, तो क्या हो जाएगा, देखिए साइकॉन, स्पॉन्जिला और यूस्पॉन्जिया। तो ये सब किसके अंदर आते हैं, ये सारे के सारा जो ऑर्गेनिज्म है ये पॉरीफेरा फाइलम के अंदर आते हैं। लेकिन जो आपका स्नेल्स एंड स्लग आता है, स्नेल्स, घोंगे और स्लग, ये किसके अंदर आते हैं, तो ये आते हैं आपके मॉलस्का के अंदर। मॉलस्का जो कि आपका क्या है, एक फाइलम है। और मॉलस्का की जो मॉलस्की की बात करें, यानी कि जो ब्रांच आती है वो कौन सी, गैस्ट्रोपोडा, गैस्ट्रोपोडा। ठीक है, मोलस्का का जो क्लास है गैस्ट्रोपोडा, उसके अंदर क्या आते हैं आपके, स्नेल्स एंड स्लग्स आते हैं। द टू कंपार्टमेंट्स ऑफ द स्क्रोटम आर डिस्टिंग्विश्ड एक्सटर्नली बाय अ मिडिल रिज कॉल्ड? अंडकोश के दो भागों के मध्य रिज कहा जाता है। यानी कि क्या है, मान लीजिए ये आपका स्क्रोटम है और इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, तो यानी कि इसके दो कंपार्टमेंट होते हैं। और ये एक्सटर्नली यानी कि बाहरी रूप से जब इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो इस मिडिल रिज को क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। सेप्टम, राफे, टेस्टिस, या फिर डार्टोसफेशिया। ठीक, या फिर डार्टोसफेशिया। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा राफे कहा जाता है। ठीक, या फिर इसी को बोलते हैं संधि रेखा, संधि रेखा।
Which of the following plants is sensitive to a high salt concentration? Which of the following plants is sensitive to a high concentration? निम्नलिखित में से कौन सा पौधा उच्च नमक सांद्रता के प्रति संवेदनशील है? ऑलिव है, टोमेटो है, पीज है या फिर ग्रेप है। तो कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पीज। कौन सा हो जाएगा भाई? पीज हो जाएगा। ठीक है, जब सॉल्ट क्या करता है, जब सॉल्ट पानी के अंदर डिसॉल्व होता है, जब सॉल्ट क्या करता है भाई, पानी के अंदर डिसॉल्व होता है, तो उसमें क्या होते हैं? सोडियम आयंस होते हैं। ठीक है, बिल्कुल, क्या होते हैं भाई? सोडियम और क्लोराइड के जो आयंस होते हैं वो क्या होते हैं? डिसॉल्व हो जाते हैं आपके सॉइल में। पानी में डिसॉल्व हो गए और पानी के साथ ही वो कहाँ चले गए? वो आपकी सॉइल में चले गए और सॉइल में जाकर के वो क्या करते हैं? रिप्लेस करते हैं। सॉइल में जाकर के जितने भी न्यूट्रिएंट्स जो कि प्लांट्स के लिए जरूरी होते हैं उनको रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, और वहां पर जाकर क्या कर देते हैं? वहां पर जाके इनका डिपोजिशन हो जाता है, यानी कि वहां पर डिपॉजिट हो जाते हैं। इसीलिए पी के लिए क्या है? ये उच्च नमक सांद्रता के प्रति ये संवेदनशील होते हैं। ठीक, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज फाउंड इन एन आंट बाइट्स? निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल चींटी के काटने में पाया जाता है? एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, मैलिक एसिड या फिर बोरिक एसिड या फिर बोरिक एसिड। ठीक है, तो ये आपको बताना है। देखिए, एसिटिक एसिड की अगर हम बात करें तो आप सभी लोग जानते हैं ये किस में मिलता है? विनेगर में, जिसको हम घरेलू भाषा में, यानी कि आप सबके घर में मिल जाएगा, इसको बोलते हैं हम सिरका। क्या बोलते हैं? सिरका बोलते हैं। ठीक है, बोरिक एसिड की बात करें तो ये आपके पानी के अंदर प्रेजेंट होता है, वाटर, सॉइल एंड प्लांट्स। ठीक है, मैलिक एसिड जो प्रेजेंट होता है बेटा, मैलिक एसिड आपके एप्पल में प्रेजेंट होता है, एप्पल में प्रेजेंट होता है, एप्पल जूस में। ठीक है, एप्पल जूस, बेरीज, जितने भी टाइप की बेरीज होती हैं, ठीक है, चेरीज और ग्रेप्स यानी कि अंगूर, इन सभी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? मैलिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो कौन सा रह गया भाई? ऑप्शन में एक ही बचा आपका, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, ठीक है, फॉर्मिक एसिड। और ये किस किस में प्रेजेंट होता है? तो ये हनी बी के अंदर भी प्रेजेंट होता है, आंट के अंदर प्रेजेंट होता है, और साथ ही में हनी बी जो मधुमक्खी होती है उसके अंदर भी ये प्रेजेंट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द क्लासेस ऑफ ग्रीन एल्गी? तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन हरी शैवाल के वर्गों में से एक है? क्लोरोफाइसी, जिम्नोस्पर्म, पिकोफाइसी या फिर रोडोफाइसी। ठीक है, तो नाम से ही पता चल जाता है। अगर हम यहाँ पर रोडो देखें तो ये इसका क्या हो जाएगा? रेड। और किसकी बात हो रही है? एल्गी की, तो ये क्या हो जाएगी? रेड एल्गी। ठीक है, पिकोफाइसी का नाम क्या हो जाएगा? ये होती है आपकी ब्राउन एल्गी। ये क्या होती है आपकी? ब्राउन एल्गी होती है बेटा। ठीक, जिम्नोस्पर्म की जब हम बात करते हैं तो ये सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स होते हैं, सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स होते हैं, जिनके अंदर आते हैं आपके कॉनिफर्स, जिनको साइकेट्स, ये सारे प्लांट्स किसके अंदर आते हैं? जिम्नोस्पर्म के अंदर। क्या बचा आपका? क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी, ठीक है, क्या बचा भाई? क्लोरोफाइसी। और क्लोरो के नाम से ही पता चल जाता है कि क्या पूछ रहा है ये? ग्रीन, यानी कि हरी शैवाल की बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड फॉर पल्प ब्लीचिंग इन द पेपर इंडस्ट्री? कागज उद्योग में लुगदी रंगहीन करने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ये आपको बताना है। कागज उद्योग में जो कागज की लुगदी होती है, यानी कि जो पल्प होता है, उसका आमतौर पर क्या किया जाता है? उसको रंग विहीन किया जाता है। तो निम्नलिखित में से किस केमिकल का या किस एसिड का क्या करते हैं ये लोग? यूज करते हैं। तो आपको यही बताना है। माइल्ड सल्फ्यूरिक एसिड है, ग्लूकोज आइसोमरेज है, हाइड्रोजन परऑक्साइड है या फिर आयोडीन एंड वाटर है। तो क्या हो जाएगा? देखिए, अगर आप लोगों ने कभी हाइड्रोजन परऑक्साइड पढ़ा हो, ठीक है, तो ये आप लोगों ने देखा होगा, ये हॉस्पिटल वगैरह में भी यूज होता है। ठीक, पार्लर में भी, सैलून में भी यूज होता है। और साथ ही में क्यों? क्योंकि ये क्या होता है? ये एक ब्लीचिंग एजेंट होता है। क्या होता है ये? ब्लीचिंग एजेंट होता है, ब्लीचिंग एजेंट। ठीक है, साथ ही में क्या होता है? एक एंटीसेप्टिक भी होता है, एंटीसेप्टिक भी होता है। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? आप सभी का राइट आंसर होगा।
ईस्ट इज अ, खमीर एक डैश है, बैक्टीरिया है, फंगाई है, एल्गी है या फिर ब्रायोफाइट है। तो ईस्ट क्या है, खमीर क्या है? तो आप सभी भाई पिज्जा बहुत ज्यादा खाते हैं, खाते ही होंगे, ठीक है। और क्या बोलते हैं उसको, जिंजर गार्लिक ब्रेड, है ना, या गार्लिक ब्रेड, ठीक। एक आप भटूरे, छोले भटूरे, तो ये जो सारी चीजें बनती हैं ये किससे बनती है? खमीर से बनती है, ठीक है। इनका जो डो होता है, यानी कि जो इनका आटा गूंथा जाता है, उसमें क्या यूज किया जाता है? खमीर को मिलाया जाता है। और आपसे यही पूछा जा रहा है कि ये खमीर क्या है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, एल्गी है या फिर ब्रायोफाइट है। तो ये क्या होता है? ये एक तरह की फंजाई होती है। क्या होती है? कवक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कनेक्टिव टिश्यू, निम्न में से कौन सा संयोजक ऊतक नहीं है? बोन, कार्टिलेज, ब्लड या फिर मसल टिश्यू। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा एक कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल नहीं है। बोन, कार्टिलेज, ब्लड या फिर मसल टिश्यू, या फिर मसल टिश्यू। देखिए, बोन क्या होती है? ये भी कनेक्टिव टिश्यू होती है। कार्टिलेज क्या होती है? ये भी कनेक्टिव टिश्यू होती है। ब्लड भी आपका एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। लेकिन जो मसल टिश्यू होते हैं, मसल टिश्यू क्या होते हैं? ये आपके कनेक्टिव टिश्यू नहीं होते, ठीक है। ये आपके कनेक्टिव टिश्यू नहीं होते। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बेटा राइट आंसर हो जाएगा। एवरी हॉट ऑब्जेक्ट एमिट्स, प्रत्येक गर्म वस्तु से डैश का उत्सर्जन होता है। एक्स रेज, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड रेज, अल्ट्रावायलेट रेज। इनमें से वो कौन सी रेज है जिसमें से क्या होता है? गर्म वस्तु से, सॉरी, प्रत्येक गर्म वस्तु में से किस रेज का क्या होता है? उत्सर्जन होता है, ये आपको बताना है। एक्स रेज का होता है, विजिबल लाइट का होता है, इंफ्रारेड रेज का होता है या फिर अल्ट्रावायलेट रेज का होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर सी, इंफ्रारेड रेज, अवरक्त किरणें। क्या हो जाएगा? अवरक्त किरणें हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी गैस का आणविक द्रव्यमान होता है, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ गैस। गैस का आपसे मॉलिक्यूलर मास पूछा जा रहा है कि वो क्या होता है? ट्वाइस इट्स वेपर प्रेशर, उसके वाष्प दाब का दुगना होता है। इक्वल टू इट्स वेपर प्रेशर, उसके वाष्प दाब के बराबर होता है। हाफ इट्स वेपर प्रेशर, उसके वाष्प दाब से आधा होता है। या नॉट रिलेटेड टू इट्स वेपर प्रेशर, उसके वाष्प दाब से असंबंध है, ठीक है। तो आपको बताना है भाई, गैस का जो मॉलिक्यूलर मास होता है, यानी कि गैस का आणविक द्रव्यमान क्या होता है? तो ये क्या हो जाएगा भाई? ट्वाइस इट्स वेपर प्रेशर, उसके वाष्प दाब का दुगना होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्राउन स्टेन्स इन वेसल्स एंड क्लोथ्स इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ हाई क्वांटिटीज ऑफ डैश इन वाटर। बर्तनों और कपड़ों में भूरे रंग के, कौन से भाई रंग के? भूरे रंग के क्या लग जाते हैं? धब्बे पानी में डैश की अत्यधिक मात्रा के संकेतक है। तो आपको बताना है कि कपड़ों में भूरे रंग के धब्बे लग जाते हैं, तो इसका क्या मतलब है कि पानी के अंदर किसकी मात्रा ज्यादा है? मैग्नीशियम की है, कैल्शियम की है, मैंगनीज की है या फिर क्रोमियम की है? बिल्कुल, तो किसकी हो जाएगी? जब मैग्नीशियम की मात्रा क्या होती है? मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा होती है पानी के अंदर, तो कपड़ों में किस तरह के दाग लग जाते हैं? किस रंग के? तो भूरे रंग के धब्बे लग जाते हैं। किस रंग के लग जाते हैं बेटा? भूरे रंग के धब्बे लग जाते हैं। और मैग्नीशियम की अगर हम एटॉमिक नंबर पूछें तो क्या बताएंगे आप लोग? 12 होता है। क्या होता है? एटॉमिक नंबर 12 होता है, ठीक। A malfunction or absence of cone cells in the retina leads to which of the following? रेटिना में शंकु कोशिकाओं की खराबी या अनुपस्थिति निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? कैटरेक्ट, फार साइटनेस, कलर ब्लाइंडनेस या फिर नियर साइटनेस, या फिर नियर साइटनेस। चलिए जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेटिना में किसकी कमी हो जाएगी भाई? शंकु कोशिकाएं, ठीक है। रेटिना में क्या होती है भाई? आपकी शंकु कोशिकाएं होती हैं और उनकी खराबी से उसको क्या बोलते हैं? रोडोस, ठीक। रोडोस सेल्स होते हैं आपके, अगर वो खराब हो जाएं या फिर वो प्रेजेंट ना हो तो किसके कारण रेटिना में क्या हो जाएगी? खराबी हो जाएगी। कैटरेक्ट हो जाता है, फार साइटनेस हो जाती है, कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है या फिर नियर साइटनेस हो जाएगी, ठीक है। नियर साइटनेस हो जाएगी। तो कौन सी बीमारी होती है भाई? कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है, कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है।
ठीक, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब भी शंकु कोशिकाओं की खराबी हो जाती है रेटिना के अंदर, या फिर वो प्रेजेंट नहीं होते, या क्या है सेल्स जो प्रेजेंट है वो क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, तो क्या होता है ऐसी स्थिति में जो कलर ब्लाइंडनेस है वो क्या हो जाती है, आंखों के अंदर इस तरह की बीमारी हो जाती है। ठीक है, बिल्कुल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The electronic device that allows current to flow in one direction only is known as, वह इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो धारा को केवल एक दिशा में प्रवाहित करने की अनुमति देता है के रूप में जाना जाता है। यानी कि क्या कह रहा है ये, एक दिशा में, किसकी बात कर रहा है भाई, एक दिशा की बात कर रहा है, एक दिशा की बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा ये, डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट। ठीक है, धारा को केवल एक दिशा में प्रवाहित करने की अनुमति देता है, इसको किसके रूप में जाना जाता है, रेक्टिफायर होता है, डायोड होता है, इन्वर्टर होता है, या फिर मॉड्यूलेटर होता है। ठीक है, तो क्या गलत हो जाएंगे भाई, ये गलत हो जाएगा, इन्वर्टर भी गलत हो जाएगा, मॉड्यूलेटर भी क्या हो जाएगा, गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, डायोड ही क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आयरन फ्रॉम आयरन ओर इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ, लौह अयस्क से लोहा विनिर्मित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, इलेक्ट्रोलिसिस या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इनमें से वो कौन सी प्रक्रिया है जिसमें से लौह अयस्क से क्या किया जाता है, लोहे का निर्माण किया जाता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, इलेक्ट्रोलिसिस या फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो क्या कहते हैं भाई, ऑप्शन नंबर बी रिडक्शन होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नहीं होता, कौन सा प्रोसेस होता है, रिडक्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम, तो आपको एल्यूमिनियम का ओर बताना है, गैलिना है, क्रायोलाइट है, सिनेबार है, या फिर एप्सम सॉल्ट है, या फिर क्या है भाई, एप्सम सॉल्ट है, सेंधा नमक। सिनेमार किसका आयरन ओर होता है, सॉरी किसका ओर होता है, बिल्कुल ये आपको बताना है। सिनेमार किस मेटल या नॉन मेटल का और होता है, ये आपको बताना है, मुझे कमेंट करके सभी लोग बताएंगे। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा भाई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम का क्रायोलाइट, क्या हो जाएगा, क्रायोलाइट हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, क्रायोलाइट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। सिनेबार किसका आयरन ओर होता है, तो मरकरी का, किसका होता है, मरकरी का होता है। ठीक है, बात करें गैलेना की, तो ये किसका होता है, लेड का, किसका होता है भाई, लेड का ओर होता है। ठीक, बिल्कुल एप्सम ये सॉल्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन मिनरल ओर ऑफ कॉपर, निम्नलिखित में से कौन तांबे का खनिज अयस्क है, चाल्कोलाइट, सिनेबार, गैलेना या फिर कैसेटराइट, या फिर कैसेटराइट। सिनेबार का अभी आप सभी लोगों ने देखा किसका होता है भाई, मरकरी का होता है। लेड किसका होता है, तो लेड होता है गैलेना का। कैसेटराइट होता है टिन का, टिन का। और चाल्कोलाइट क्या हो गया, एक ही ऑप्शन बच गया आपका चाल्कोलाइट, और ये किसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ये हो जाएगा आपका कॉपर का ओर। चलिए, एनीमोफिली इज द पॉलिनेशन बाय, एनीमोफिली द्वारा परागण है, सनलाइट सूरज की रोशनी, हवा, या फिर दोनों, बोथ विंड एंड सनलाइट। आपको बताना है जो पॉलिनेशन है, जो कि क्या कौन सा पॉलिनेशन है, एनीमोफिली। तो ये बताना है कि एनीमोफिली पॉलिनेशन किसके द्वारा किया जाता है, क्या सूरज की रोशनी से होता है, या हवा से होता है, या फिर दोनों मिलकर कर कहते हैं, या फिर नन ऑफ द अब, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो पॉलिनेशन कई सारी पॉलिनेशन होता है बहुत सारी चीजों से, लेकिन किससे नहीं होता, तो वो होता है आपकी सनलाइट। ठीक है, सनलाइट से भी होता है, लेकिन इसे डायरेक्ट नहीं कहेंगे, किससे कहेंगे, ये डायरेक्ट नहीं होता, इनडायरेक्ट हेल्प करता है आपके पॉलिनेशन में। डायरेक्ट जो पॉलिनेशन करेगा वो क्या हो जाएगा, विंड हो जाएगा। ठीक है, विंड हो जाएगा, यानी कि हवा, विंड पॉलिनेशन। चलिए, ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर बी हो गया राइट आंसर। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो आज के आपके टॉप 25 क्वेश्चंस क्या हो गए हैं, फिनिश हो गए हैं। आई होप आप सभी को कंटेंट पसंद आया हो, क्वेश्चंस अच्छे लगे हो।
तो आप सभी लोगों को क्या करना है भाई, ज्यादा से ज्यादा सेशन को लाइक करना है, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा क्या करना है भाई, शेयर करना है। अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना है। अग्रिम शिक्षा चैनल कौन सा है भाई, अग्रिम शिक्षा। टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम पर जाकर के अग्रिम शिक्षा को ज्वाइन कर सकते हैं, और इसके साथ आपको क्या मिलेगा, पीडीएफ, ठीक है बेटा, पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। साथ ही में अगर आप क्विज करना चाहते हैं, आपको अच्छा लगता है, तो क्विजेस भी वहां पर होती हैं, ठीक है। तो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा, तो उसमें आपको 2 बेनिफिट हो जाएंगे, प्लस आपको पीडीएफ मिलेगी। क्लास कब हो रही है तो ये भी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि उस पर क्लास शेयर कर दी जाती है, और साथ ही में क्या मिल जाएंगी, आपको क्विजेस भी मिल जाएंगी, ठीक है। करंट अफेयर्स की क्विज हो सकती है या हिस्ट्री की हो सकती है, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको वहां पर एक क्विज देखने को मिल जाएगी, ठीक। चलिए, तो मिलती हूँ कल आपसे 7 बजे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।